आज की क्लास में मैं आपको न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर 4 एनिमल किंगडम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस चैप्टर की खासियत ये है कि ये एनिमल किंगडम चैप्टर आपको इस पूरे लिविंग सिस्टम में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं सबके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो देगा ही देगा। पहली बात। दूसरी बात, ह्यूमन फिजियोलॉजी के ईच एंड एवरी चैप्टर में जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है, कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो, चाहे ब्लडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो, चाहे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, हर एक चैप्टर में एक पैरा नजर आएगा आपको जहाँ पे पॉरीफेरा से लेके ह्यूमन तक की जर्नी में ये एक्सप्लेन किया गया है कि कौन किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। मतलब इस प्रॉपर सिस्टम के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो ठीक है, मतलब जिस भी सिस्टम की आप पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से देखा जाए तो ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि हमारे लिविंग सिस्टम में मिलियन स्पीशीज हैं। ठीक है, और एक बात और है, जब आप आगे 12th क्लास में इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ एक स्टेटमेंट लिखा गया है कि हमने जितना स्पीशीज रिकॉर्ड करके रखा हुआ है उससे कहीं ज्यादा स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हुए ही नहीं अभी तक, और कुछ ऐसे हैं जो डिस्कवर हुए हैं तो उनका नोमेनक्लेचर नहीं किया गया है अभी तक। और एक और चीज वहां पे लिखी गई है कि बहुत सारे स्पीशीज तो ऐसे हैं जिनको ना कि हमने ढूंढा है, ना हमने उसका नोमेनक्लेचर किया है, बट उसके पहले ही हो सकता है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए, क्योंकि डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हो ही रहा है एक्सटिंक्शन। पता है आपको? ठीक है, मतलब वो गायब हो जा रहे हैं डे बाय डे। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि जब इतना वास्ट नंबर है आपके पास, क्लासिफिकेशन आप कब करते हैं? चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, या दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, क्लासिफिकेशन एक बहुत कॉमन सा वर्ड है जो कि हर जगह पे आता है। इसका बेसिक मतलब ये है कि किसी चीज का नंबर या किसी चीज में वैरायटी आपको इतनी ज्यादा मिल रही है और उस वैरायटी में भी इतने ज्यादा नंबर्स हैं कि आप उसको क्लासिफाई करने का काम कर रहे हैं, ताकि आपका काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, तो वही यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर एनिमल्स, तो रीजन ये है कि क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। अब बेसिकली इस चैप्टर में हम सीरीज ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे। एक बात मैं और बच्चों को क्लियर करती हूँ, उनके दिमाग में जैसे कैसे अभी मैं अगर वन बाय वन करके आपसे पूछना स्टार्ट करूँ, मुझे वर्टिब्रेट्स के का नाम बताएंगे, तो बच्चों की क्या आदत होती है, पहले मन हुआ तो रेप्टाइल्स बोल दिया, फिर मन हुआ तो मैमल्स बोल दिया, फिर मन हुआ तो फिशेस बोल दिया। ऐसे आपको नहीं याद करना, और याद करने की तो बात ही नहीं है, एक चीज के ऊपर आप इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन सुनेंगे कि वैसे भी याद हो जाए। तो सबसे पहली वार्निंग ये है इस चैप्टर के लिए कि जिस फाइलम को आप पहले पढ़ेंगे उसका नाम आपको फर्स्ट में याद भी होना चाहिए। अब मैं आपको फर्स्ट फाइलम अगर पॉरीफेरा करा रही हूँ तो ये नहीं कि आप पॉरीफेरा को लास्ट में उसको प्लेस कर दें, तो उससे क्या होगा, पूरे क्लासिफिकेशन में जो फीचर्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन में आपको खुद ही दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ यहाँ पे इस चैप्टर को करने में क्या है, क्वेश्चंस भी है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे। बच्चों का एक और यहाँ पे डाउट आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगी जो कई बार जब जब क्लासिफिकेशन की बात आती है तो मैं देती हूँ बेसिक का एग्जांपल। अब सपोज करेंगे कि आप अपने क्लास के टॉपर हैं, ठीक है, और गाते बहुत बेसुरा है, आप चले गए इंडियन आइडल की ऑडिशन में, आप बोलेंगे कि भाई मैं तो अपनी क्लास का टॉपर हूँ, मुझे ट्रॉफी दे दीजिए, तो आपको वहां ट्रॉफी तो दिया नहीं जाएगा। वो एक ही बात बोलेंगे कि तुमको जो ये सर्टिफिकेट मिला है ये तुम्हारे नॉलेज इंटेलिजेंस के बेसिस पे दिया गया है, बट हम यहाँ पे सिंगिंग ऑडिशन कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ क्राइटेरिया डिफर कर गया। तो सवाल ये उठता है कि जब आपको एनिमल्स को क्लासिफाई करना है तो किसी बेस को रखा होगा ना आपने, कुछ तो सोच के क्लासिफिकेशन करने जा रहा है ना। तो वही यहाँ पे अब आपको बेसिस सिखाया जा रहा है। अगर आपको बेसिस समझ आ गया तो ये सारे बेसिस की खासियत ये है कि ईच एंड एवरी फाइलम में ये पॉइंट्स तो बच्चा ऑटोमेटिकली लिख ही सकता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल
अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल बॉडी सिमेट्री की लेती हूँ, तो आप पॉरीफेरा से लेके ह्यूमन बीइंग तक, मतलब लास्ट जब आप डाटा तक जाएंगे ना, तब तक आप सब में लिख सकते हैं बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री। अब सिलोम पाया, सिलोम बॉडी कैविटी को कहते हैं, आगे मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूँ आपको, एक एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ। जैसे सिलोम अगर आपको लिखना है, सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, तो आपको सब में लिखना पड़ेगा, सब में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सिलोम है, सिलोम इज एब्सेंट, सिलोम इज प्रेजेंट, और एक स्पेसिफिक फाइलम आएगा एस्केलमिंथस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि उसमें स्यूडोसिलोम पाया जाता है। बस ये सारी चीजें हैं। तो ये बेसिस करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये पॉइंट आपको सब में लिखना है कि क्या उनके अंदर इस बेसिस को लेके डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो वही बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि उनमें सेल का अरेंजमेंट कैसा है। क्या बोलने का मतलब है कि वो सेल से मिलके बना है या टिश्यू से या ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम से। ठीक है, फिर बॉडी सिमेट्री कैसी है, सिलोम है, सिलोम मतलब बॉडी कैविटी है या नहीं है, पैटर्न ऑफ डाइजेशन क्या है उसका, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। तो ये सब मिला के ना एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए बेसिस बनाने का काम करते हैं। ठीक है, जिसको आप वन बाय वन करके हम लोग इस चैप्टर में आगे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर नीचे के कुछ वर्ड्स में डाउट होगा तो कोई बात नहीं, आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहला है यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब छोटी क्लासेस में जो सबसे पहले बच्चा करता है ना, वो यही करता है। क्या याद कराया जाता है उसको कि अगर सेल है, सेल को अगर ऑर्गेनाइज करेंगे तो टिश्यू फॉर्म होगा, टिश्यूज को ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑर्गन फॉर्म होगा। अगर ऑर्गन्स का एग्रीगेशन ऐसे करेंगे कि वो सारे के सारे ऑर्गन्स मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तब वो किसको फॉर्म करेंगे, तब वो ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज है जो छोटी क्लासेस से जब से आपने स्टार्ट करा होगा तो ये तो बताया ही बताया जाता है इसको। तो ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक इमेज के हेल्प से भी आप इसको समझ सकते हैं, काफी ज्यादा इजी हो जाएगा आपको। जैसे एक यहाँ पे इमेज है, बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है बट इतना जरूर क्लियर है कि क्या बना हुआ है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, जो बोला भी अभी मैंने, ये क्या है, एक सेल है, वन सेल है, सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो वन सेल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस वन, तो आपने जब सेल को ऑर्गेनाइज किया तो क्या फॉर्म होंगे, टिश्यूज, टिश्यूज को ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑर्गन, ऑर्गन को ऑर्गेनाइज करेंगे प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तो ऑर्गन सिस्टम, और इसके सारे ऑर्गन सिस्टम्स को एग्रीगेट करके तब जाके ये ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ठीक, ये बात रही एनिमल की। अब यहाँ एक आपके पास एग्जाम्पल है प्लांट का, उसमें भी वही चीज है, सेल को एग्रीगेट करेंगे टिश्यू फॉर्म करेगा, टिश्यू को एग्रीगेट करेंगे ऑर्गन। लेकिन प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल हम नहीं लिखेंगे, प्लांट्स में क्या नहीं लिखेंगे, ऑर्गन सिस्टम वाला जो लेवल है इसको हम नहीं लिखेंगे। याद आया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? चाहे कितना भी कोई आपको डायग्राम बना के दे दे, अगर प्लांट के पास अपना खुद का ऑर्गन सिस्टम होता ना, तो उसमें आपको प्लांट फिजियोलॉजी ऐसी पढ़ने को नहीं मिलती। ठीक है, तो प्लांट्स के केस में अगर हम बात करें तो वहां पे सिर्फ हम ऑर्गन सिस्टम नहीं लिखेंगे, बट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो है, ऑर्गन क्या कर रहा है वहां पे, ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने का काम कर रहा है। तो बोलने का ये मतलब है कि जब आप ये देखना स्टार्ट करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अगर अपनी बॉडी के सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करना चाहता है तो किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल पहला फाइलम जो आप मेरे से पढ़ने वाले हैं, दैट इज पॉरीफेरा। स्पॉन्जेस हम उनको साधारण नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो उसमें सिर्फ ना लूज सेल प्रेजेंट है, उसका इतना अच्छा एग्रीगेशन हुआ ही नहीं कि हम उसको टिश्यू का टैग दे रहे हैं। तो क्रिस्टल क्लियर है कि इसके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो अब ये क्रिस्टल क्लियर पॉइंट है तो है, ये कॉपीराइटेड क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा में है तो है, स्पॉन्जेस में है तो है। आप बोलेंगे नहीं मेरा मन कर रहा है कि कुछ और लिखने का, आप लिखिए, गलत हो जाएगा। तो अगर आपसे स्पॉन्जेस में पॉरीफेरा में कभी भी पूछा जाए तो हमेशा याद रखेंगे कि ये पहला फाइलम है जिसके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब लूज सेल्स तो प्रेजेंट हैं लेकिन वो कॉम्पैक्ट होके टिश्यूज फॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है,
थोड़ा सा जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये किस सेंस में बोला जा रहा है वो मैं बताऊंगी आगे आपको, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट फाइलम मैं आपको पढ़ाऊंगी दैट इज सिलेंट्राटा, ठीक है। अब ये सिलेंट्राटा जो है बोलने में तो बहुत आसान है, मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन कुछ खास कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा। बस यहाँ पे इतना है कि इसके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो सिलेंट्रेट्स के पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन तो वही है। अब जैसे एक मान लीजिए यूनिसेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म है आपके पास, अमीबा, तो क्या वो जिंदा नहीं है, लाइव नहीं है, लेकिन उसके सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है, एक सिंगल सेल परफॉर्म कर रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो है, तो फंक्शन सबको ही परफॉर्म करना है, जिंदा सबको रहना है, लेकिन कैसे रहना है, क्या वो सिर्फ सेल की बदौलत जिंदा है, या टिश्यू भी एग्रीगेट होंगे यहाँ पे, सिर्फ ऑर्गन का वहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा, या प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो रहा है, तब जाके वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को बेस्ट परफॉर्म करा पा रहा है, ठीक है। तो जब आगे आप पढ़ेंगे सिलेंट्राटा टिनोफोरा, नाम ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन करते करते सुनते सुनते, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा, टिश्यू लेवल के आगे बढ़ेंगे तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन लेवल कहाँ से स्टार्ट होगा, तो प्लेटिहेलमिंथस से स्टार्ट होगा, ठीक। फिर यहाँ पे जब एनिमल्स के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे एनेलिड्स, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सारे के सारे फाइलम्स जो हैं, जब इनके नेम आप देखना स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या है, जो ऑर्गन है ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे, फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो सबसे एडवांस तो यही है अभी तक, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में उस ऑर्गेनिज्म को आसानी होती है, ठीक है। तो एक और चीज आएगी यहाँ पे, कुछ ऑर्गेनिज्म, आपको ना एक वर्ड या टर्म सुनने को मिलेगा कई बार, कहीं कहीं पे मैं आपको समझाऊंगी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और कहीं कहीं पे मैं आपको समझाऊंगी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब ये टर्म है, अब कंप्लीट इनकम्प्लीट तो इंग्लिश में भी वर्ड आता है, बट यहाँ पे जो उसकी मीनिंग है ना वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है सो समझिए यहाँ पे। अगर आपको कोई बोले इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलने का क्या मतलब हो जाएगा। अगर हम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट के बारे में बात करें तो क्या मतलब हो जाएगा इसका। Ma'am, only one opening for ingestion and excretion both. हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखिए, तो जब इसके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे बेसिक सी बात है, जो ऑर्गेनिज्म होगा, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसके पास एक ही ओपनिंग हो, किस चीज के लिए, इंजेशन मतलब फूड को इंगल्फ करने के लिए भी, और एक्सक्रीशन के लिए भी, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि उसके पास क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, सिंगल ओपनिंग है इसके पास, ठीक है। अब नीचे एक ऑर्गेनिज्म है, इसके पास क्या है, थोड़ा ब्लर है बट आपको मैं समझा रही हूँ। इसके पास नीचे वाले ऑर्गेनिज्म के पास टू ओपनिंग है, एक माउथ है और एक स्पीटा के रिमूवल के लिए एनस है, तो ये कंप्लीट है। अगर सिंगल ओपनिंग है तो इनकम्प्लीट है, सिंगल ओपनिंग है तो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। और अगर इंजेशन के लिए सेपरेट ओपनिंग और एक्सक्रीशन के लिए सेपरेट ओपनिंग है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आसान है ये, समझने में कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्लियर है। Yes, ma'am. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब क्या है, छोटे छोटे बेसिस हैं। बेसिस बोलने का मतलब जिसके आधार पे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करेंगे। आगे जाके आपको ये समझ नहीं आएगा तो चैप्टर भी समझ नहीं आएगा आगे जाके। तो ये चैप्टर इंट्रोडक्शन भी है, और चैप्टर इंट्रोडक्शन होने के साथ साथ क्या है, इस चैप्टर को आसान भी बनाने का काम करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर इनकम्प्लीट के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो अगर कोई आपसे पूछे ना कि इसमें कीवर्ड क्या होगा, तो कीवर्ड है इसमें सिंगल ओपनिंग। कीवर्ड इज
सिंगल ओपनिंग हमेशा याद रखेंगे। फॉर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कीवर्ड क्या याद रखेंगे? सेपरेट ओपनिंग। क्या याद रखेंगे इसके लिए? सेपरेट ओपनिंग। तो बस इतना ही याद रखना है, आसान हो जाएगा आपके लिए। और हमेशा लिखा जाएगा जगह जगह पे, जहां जहां क्लासिफिकेशन में आपको नजर आएगा वहां वहां हम लोग किसका जिक्र करेंगे? इनकम्प्लीट का, कंप्लीट का। मतलब ये ऐसे पॉइंट है जो आपको आंख बंद करके लिखना ही लिखना है सब में, अगर डिस्क्रिप्शन आता है तो। ठीक है, आगे एक और आसान सा बेसिस है आपके पास या क्राइटेरिया जो भी बोलना। ठीक है, सिमेट्री जो है वो ऐसे देखा जाए तो टाइप तो दो ही है, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कोई सिमेट्री है ही नहीं, उनको हम लोग असिमेट्रिकल बोलते हैं। किसी भी चीज में जब हम अ लगा देते हैं, जैसे बायोटिक की बजाय हम अबायोटिक बोलते हैं, तो बायोटिक लिविंग फैक्टर है आपका, लेकिन अगर हम उसमें अ लगा दे अबायोटिक फैक्टर तो नॉन लिविंग हो गया। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट फाइलम जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, उसमें आपको एक प्रॉपर इमेज देखने को मिलेगा पॉरीफेरा के रिगार्डिंग। ठीक है, ये आपने देखा होगा, खुद भी देख रखा होगा आपने। ठीक है, पॉरीफेरा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, शुरुआत में लोगों ने इसको प्लांट समझ लिया था। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या समझ आया कि ये प्लांट नहीं है, बल्कि क्या है, इसको कहाँ प्लेस करना चाहिए? इसको एनिमल किंगडम में प्लेस करना चाहिए। फिर वापस उठा के इसको कहाँ प्लेस किया? एनिमल किंगडम में। तो मुझे सिमेट्री दिखाने के लिए इस ऑर्गेनिज्म को शो करना तो खैर जरूरी है आपको, ताकि रटना ना पड़े कभी। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आपको यहाँ एक ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है, आप इसमें कैसी सिमेट्री देख रहे हैं? मतलब जो आपको ये दिख रहा है ना सैक लाइक, यहाँ पे ये है, और यहाँ नीचे मैम कोई देखिए सिमेट्री नहीं है। नहीं है, कोई भी सिमेट्री नहीं है, ये पॉरीफेरा है। क्या है ये? पॉरीफेरा है। तो जितने भी पॉरीफेरा है, जब भी, अच्छा ये एक तो चीज और है। प्लांट जैसा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी वही क्वेश्चन ही पूछने जा रही थी। मैं अभी यही पूछने जा रही थी कि मतलब ऐसे, अगर स्टडी के पर्पस के बारे में हम बात छोड़ दें और किसी को आप ये दिखाइए, उसको बोलिए कि ये ऑर्गेनिज्म है, तो किसी को भी ये अनबिलीवेबल लगेगा। वो इसको देख के ऐसा तो कभी भी नहीं बोल सकता कि हाँ ये कैसा लग रहा है, एनिमल किंगडम को बिलोंग करने वाला लग रहा है। एनिमल किंगडम को बिलोंग करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं लगता ये। ठीक है, तो जिसकी वजह से पॉरीफेरा के रिगार्डिंग हमेशा याद रखेंगे कि इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, और इसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स है कैसे होते हैं? असिमेट्रिकल होते हैं। और पॉरीफेरा का ही कॉमन नेम स्पॉन्जेस है, हम लोग इनको स्पॉन्जेस बोलते हैं। याद हो गया सबको? क्रिस्टल क्लियर है? यस आज मैम। से आपसे अगर कोई पूछे कि विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज ऑब्जर्व्ड इन पॉरीफेरा और स्पॉन्जेस, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? असिमेट्रिकल। याद रहेगा? ठीक यस है, मैम। जैसा चलिए। अब इसके मतलब असिमेट्रिकल है ही नहीं सिमेट्री ना, सिमेट्री का नामो निशान है ही नहीं उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं जो बेसिकली है। तो बेसिकली है तो उसमें से जो सबसे कम पाया जाता है दैट इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री किसी ऑर्गेनिज्म में पाया जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। रीजन क्या है तो समझिए। रेडियल सिमेट्री बोलने का ये मतलब है कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, जैसे समझाने के लिए मैं हमेशा ना बच्चों को एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल ये, क्या आपने बॉल का स्ट्रक्चर देखा है? तो समझाने के लिए मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ कि जो आपने बॉल देख रखा है, ठीक है, तो उसमें कैसी सिमेट्री होगी? अगर कोई आपसे पूछे तो बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या बोलेंगे कि उसमें सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल होती है। कैसी होती है? रेडियल होती है। ठीक है, अब अगर मैं जैसे इस बॉल का एग्जांपल लूं और मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक बात बताएंगे कि इसको कितने प्लेन से टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, इसमें कीवर्ड छुपा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एग्जाम में लिख के आते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि मैम हमें मार्क्स नहीं मिला एग्जाम में।
वो लिखने में गलती क्या करते हैं, सो भी सुन लीजिए। लिखने में वो मिस्टेक ये करते हैं कि जब वो लिख रहे थे एग्जाम में, जैसे आप भी अगर जाएंगे लिखने, अगर आपने ये मेंशन नहीं किया वहां पे कि the organisms which can be easily divided into two equal halves from many planes which are passing from the center। सोचिए, दिमाग लगाइए अपना, भाई सेंटर से पास करेंगे तभी डिवाइड होगा ना, यस और नो? सोचिए, यस मैम। अगर मैं यहाँ से डिवाइड करके बैठ जाऊं और मैं बोलूं भाई दिख ही नहीं रहा मुझे, तो इक्वल रेडियल हो ही सिमेट्री गए। नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, दैट्स इम्पॉसिबल। इसमें अगर 19-20 भी करें, इधर भी कर देना, तब भी नहीं होगा, ठीक है? तो मार्क्स क्यों काटा मैंने, बच्चे ने क्या लिखा, द ऑर्गेनिजम्स which can easily divided into two equal halves by many planes। अब गलत है या नहीं आप बताइए, ये हो तो रहा है मेनी प्लेन्स से ना एंड डिवाइड फ्रॉम होने। सेंटर मेंशन करना यस, पड़ेगा। ओके तो आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो वहां पे इस पे ध्यान देंगे, पासिंग फ्रॉम द सेंटर लिखना जरूरी है। यहाँ पे ये कौन सी बड़ी बात है, दो इक्वल हाफ में हम बांट सकते हैं तो ठीक है, इसको बांट सकते हैं, तो क्या बाइलेटरल सिमेट्री में नहीं बांट सकते? बांट सकते हैं। दोनों में फर्क और डिफरेंस की जो बात आती है तो ये है कि यहाँ पे पासिंग फ्रॉम द सेंटर, तो एक से ज्यादा प्लेन से आप डिवाइड तो कर सकते हैं, बट आपको वो कहाँ से क्रॉस करना है, पासिंग फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से आप इसको एक से ज्यादा प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बात आती है किसके बारे में, बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में। अब बाइलेटरल सिमेट्री मैं बोलती हूँ बच्चों को कि जब कभी सोचना हो बाइलेटरल सिमेट्री ना, तो याद मत करो, अपनी बॉडी के बारे में अज्यूम कर लो, समझ आ जाएगा क्या है बाइलेटरल सिमेट्री। बोलने का क्या मतलब है, मैम there एक is ही प्लेन only से। one plane, there is only one plane, the keyword is a single plane, a single plane। रेडियल सिमेट्री में क्या था, मेनी प्लेन्स पासिंग फ्रॉम द सेंटर। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या है, सिंगल प्लेन है। यहाँ पे एक ही सिंगल प्लेन आपको लेना है, यहीं से आप इसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, आप यहाँ पे अगर करेंगे तो होगा टू इक्वल हाफ में डिवाइड? नो मैम। नो। यहाँ से भी नहीं होगा, मतलब इन सारे प्लेन से आप इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। इसका बोलने का ये मतलब हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म जो है, तो एक ही हमें प्लेन बना रेडियल है इसके सिमेट्री लिए। नहीं। हाँ, अ सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन से आप इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों को मैं कहती हूँ, जब एनिमल किंगडम चैप्टर कराती हूँ, कभी भी किसी भी फाइलम की सिमेट्री याद मत करो, फिर क्या करें, उस फाइलम के एक ऑर्गेनिज्म का इमेज अपने दिमाग में प्रिंट कर लेना है। अच्छा, आप किसको बिलोंग करते हैं, कॉर्डेटा को, ठीक है? तो अगर मैं पूछूं कि कॉर्डेट्स में कैसी सिमेट्री होती है तो क्या बोलेंगे, बायलैटरल। बाइलेटरल। बाइलेटरल। क्या रटना पड़ा आपको इसके लिए, नो मैम। मतलब आपने इसको देखा फिर तुरंत दिमाग में क्लिक किया होगा भाई ह्यूमन दिखते कैसे हैं, फिर आपने सोचा होगा भाई एक ही प्लेन से, अब आपको घर में दीवार के ऊपर लिजर्ड दिखता होगा, ठीक है? अब मैं पूछूं कि उसमें कैसी सिमेट्री होगी तो क्या बोलेंगे, मैम बाइलेटरल ही बायलैटरल। होगा। ठीक है? तो इस तरीके से इस एनिमल किंगडम चैप्टर में आपको रटना नहीं है किसी की सिमेट्री। मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगी, कभी ऐसा नहीं बोलूंगी कि आपको क्या करना है यहाँ पे, मतलब एक आप फाइलम लेके बैठे और उसको आप रटना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं। बहुत ही आसान चैप्टर है, बस आपको करना क्या है, हर एक फाइलम के अंदर एक ऑर्गेनिज्म का नाम जो है याद करने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए वो ऑर्गेनिज्म दिखता कैसा है, ठीक है? तो जब ये याद रखेंगे तो ये सिमेट्री तो कोई चीज ही नहीं है, बिल्कुल भी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको अभी पॉरीफेरा दिखा तो मेरे ख्याल से अगर आपको इसका इमेज याद हो तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि असिमेट्रिकल होता है, ठीक है? उसके बाद अगर आपको याद हो यहाँ पे जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे टीनोफोरा है, ठीक है? तो टीनोफोरा जब मैं आपको दिखाऊंगी तो उसमें आपको क्या दिखेगा कि ये बॉल लाइक अपीयरेंस का होगा। ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा इसके अंदर क्या होगी, रेडियल सिमेट्री होगी, ठीक है? अब आगे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे एनेलिडा है, आपने अर्थवर्म देखा है, कैसी सिमेट्री होगी अर्थवर्म में, अर्थवर्म में कैसी सिमेट्री होगी, आंसर करेंगे? रेडियल। अर्थवर्म में, अर्थवर्म में
मैम असिमेट्रिकल। मतलब कैसी सिमेट्री होगी, रेडियल या बाइलेटरल? Bilateral. बाइलेटरल, बायलैटरल। क्योंकि एक साइड तो उसका माउथ होगा ना, और दूसरा जहाँ पे टेल वाला पोर्शन होता है वहां तो टेपरिंग हो जाती है Okay, ना, मैम. पतला हो जाता है। तो हाँ मैम. अर्थवर्म में कैसा होगा, बाइलेटरल। कॉकरोच में कैसा होगा? कॉकरोच के अंदर भी बायलैटरल। बाइलेटरल सिमेट्री। मैंने क्या वो भी बोला, bilateral. उस ऑर्गेनिज्म की ना इमेज को दिमाग में याद कीजिए, आपने देख रखा है कॉकरोच। तो क्या आप उसको बीचों बीच अगर काटते हैं, मतलब एब्डोमेन के पास से, तब तो 2 इक्वल हाफ में सिर्फ उसको तभी कर सकते हैं जब दोनों आईज के बीच से लेके नीचे तक कट करके यस। देखेंगे, तब जाके। तो सिर्फ आपको उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसकी इमेज को दिमाग में क्लिक करना है, बस ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि उसके अंदर जो सिमेट्री है वो कौन सी होती है, ठीक है। और तो ये आपने डिफरेंशिएट किया है असिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। अगर असिमेट्रिकल है, स्टोरी ओवर, कोई सिमेट्री नहीं है, किसी प्लेन से नहीं है, कहीं से भी नहीं है, हम उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे लिखा है डजंट डिवाइड, ठीक है। तब ये क्या है, असिमेट्रिकल है। रेडियल सिमेट्री मैंने क्या आपको याद कराया है, क्या याद किया है आपने, कीवर्ड क्या है रेडियल सिमेट्री में? फ्रॉम मेनी रेडियल, प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर। वेरी गुड, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, मेनी प्लेन्स है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पासिंग फ्रॉम द सेंटर है, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। और बाइलेटरल सिमेट्री में कैन बी Only डिवाइडेड पासिंग थ्रू इनटू one टू टू plane. इक्वल इक्वल्स हाफ बट ओनली बाय वन फ्रॉम वन प्लेन। In one प्लेन। एक, plane. हाँ। तो क्रिस्टल क्लियर हो गया, तीनों आसान हो गया, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए। तो ये सब क्या है, क्राइटेरिया या जो बेसिस है आप क्लासिफिकेशन का, वो सब कुछ सीखते जा रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज है, ये मैं आपको जितने बेसिस बता रही हूँ, जितने भी बेसिस सिखा रही हूँ, जैसे एज फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक सिखाया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब में लिखना है, ईच एंड एवरी फाइलम में लिखना है। फिर फिर मैंने आपको सिखाया व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सब में लिखना है आपको, ठीक है। फिर आपने करेक्ट सिमेट्री, तो हाईलाइटेड पॉइंट लिखा जाता है सब में स्पेशली, तो सिमेट्री आपको सब में लिखना है। फिर एक जैसे फाइलम आएगा ना, तो मैं उसके बारे में एक फाइलम का पॉइंट मैं आपको लिख के सिखाऊंगी। उसके बाद बाकी के दुनिया के जितने फाइलम है ना, आप सब लिख सकते हैं बिना आसानी से, मतलब बहुत ही आसानी से, ठीक है, मैं उल्टा बोल रही हूँ, बिना आसानी से। तो इजीली आप उसको लिख सकते हैं। एक बस मैं आपको बताऊंगी फॉर्मेट के तौर पे कि ऐसे ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, इजीली आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अब अभी ये क्राइटेरिया आया है आपके पास डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे ना डिप्लो है, इसमें डी आई डाई मतलब 2 होता है, डिप्लोब्लास्टिक। और ट्राई मतलब 3 होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, अब कई बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि जब ये डिप्लोब्लास्टिक है तो यहाँ पे मेसोग्लिया क्यों लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ा के डिफरेंशिएट करके अगर क्लास भी ओवर कर देती, बट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूमता रहता है यहाँ पे कि ये जो मेसोग्लिया लिखा गया है, इस मेसोग्लिया का मतलब क्या होता है। देखिए, तो यहाँ पे मेसोडर्म है, ये भी मैं पहले क्रिस्टल क्लियर कर दूं आपको इसको समझाने के पहले। एक टर्म है मेसोग्लिया और एक टर्म है आपके पास मेसोडर्म। तो मेसोग्लिया के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे ना एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा, वही थर्ड क्लास के जो बैकवर्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे, मतलब जिसमें डिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो ये सिर्फ उन्हीं में पाया जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक में पाया जाएगा, क्यों पाया जाएगा, जब ट्रिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म है तो क्यों पाया जाएगा फिर ये, ठीक है। तो मेसोग्लिया अलग से बच्चे मेरे से पूछते हैं, तो एक बस मैं नोट कर देती हूँ, मेरे साथ साथ लिख लेंगे।
क्योंकि मेसोडर्म और मेसोग्लिया में बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। मेसोग्लिया लिख लीजिए, मेसोग्लिया is the translucent non-living jelly like substance found, क्या लिखूं मैं, फाउंड बिटवीन, क्या होगा, ectoderm and endoderm. And बस हो endoderm. गया, हाँ, फाउंड बिटवीन, बस हो गया, आंसर कर ही दिया आपने, दिख ही रहा है आपको डायग्राम में, बिटवीन द एक्टोडर्म, अब एक्टोडर्म के विद इन ब्रैकेट हम लोग आउटर डालेंगे, एंड एंडोडर्म, एंडो मतलब अंदर होता है, इनर होता है, Inner. एंडोडर्म, तो ये कैसा हो गया, इनर हो गया। इन द Diploblastic organisms. हाँ ठीक है, वेरी गुड, मतलब क्रिस्टल क्लियर, देखिए समझ आ गया आपको, है ना। आज के बाद से अगर पूछा जाएगा तो इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इन द बॉडीज ऑफ पॉरीफेरा, पहला फाइलम आप यही पढ़ने वाले हैं मेरे से, इनका कॉमन नेम है स्पॉन्जेस, स्पॉन्ज जैसा बिल्कुल पोरस होता है, जिसकी वजह से नाम ही स्पॉन्जेस रख दिया गया इसका, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास निडारियंस, सिलेंट्रेटा को ही हम लोग क्या कहते हैं, निडारियंस कहते हैं। एंड कर देती हूँ यहाँ पे, निडारियंस। अब देखिए, तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकली, मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, कोई दिक्कत क्या, क्लियर है, No, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर हो गया, ये हो गया आपका मेसोग्लिया। ये बार बार मतलब मैं पूरा चैप्टर ओवर कर देती हूँ, उसके बाद अगर मैं 5 मिनट का टाइम दूँ कि चलो अब मेरे से कोई भी डाउट पूछो, अगर इस चैप्टर में कोई है, टर्न करते करते करते, क्योंकि डायग्राम में है तो ऑब्वियस है कि बच्चों के दिमाग में क्लिक तो होता ही होगा देख के एक बार को, ये होता क्या है। भले ही मैं समझाने के बीच में एक्सप्लेन करूँ, फिर वापस बोलेंगे मैम एक बार मेसोग्लिया फिर से बता दीजिए, वैसे मैंने स्पेशली लिखा है इसको कि आपके साथ ऐसा ना हो और आपके दिमाग में कोई क्वेरी ना हो। बाकी चीजें तो खैर आसानी है, आसान क्या, बच्चे जितना घबराते हैं ना, ये सुपर डुपर इजी चैप्टर है, ये बहुत आसान चैप्टर है, पढ़ेंगे समझेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं इसको इजी क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। ये नोट हो गया सबका, आगे बढ़ूंगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे पहले मैंने आपको ये मेसोग्लिया समझा दिया, तो आपको ये बात भी समझ आ गई कि ये जो मेसोग्लिया यहाँ पे है और मेसोडर्म, मेसोडर्म इज डिफरेंट थिंग। होता ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ 2 बॉडी लेयर्स पाए जाते हैं, इनर इज एंडोडर्म एंड आउटर इज एक्टोडर्म, दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अगर यहाँ पे 3 लेयर्स पाए जाते हैं, एंडोडर्म भी पाया जाएगा, मेसोडर्म भी पाया जाएगा, एक्टोडर्म भी पाया जाएगा, ये 3 जर्म लेयर ही मिलके आपकी फुल बॉडी बनाने का काम करते हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में ह्यूमन हार्ट निकालिए, देखिए वहां पे लिखा हुआ है हार्ट इज Mesodermally मेसोडर्मल ligand. ओरिजिन, है लिखा हुआ, ठीक है। तो कौन बना रहा है, मेसोडर्म बना रहा है, तो आपकी बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट जो है वो कौन बनाएगा, यही 3 लेयर मिलके बनाने Yes. का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके बुक में देखते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में यहाँ पे समझाया जा रहा है, देखिए
तो जब ऑर्गेनिजम्स में दो ही एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं, एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे क्या है, सिलेंट्रेट्स। फिर जब यहाँ पे बात आती है, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है यहाँ पे, मेसोग्लिया है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। कहाँ प्रेजेंट है ये, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, लिख लिया आपने। फिर जब हम लोग बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, किसके बारे में, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की क्या खासियत है कि दे कंटेन specific three body germ layers, and the three body germ layers are ectoderm, mesoderm, endoderm. अगर आपको बाहर से अंदर की तरफ बोलना है तब आप क्या बोलेंगे, तब आप बोलेंगे ectoderm outer, then mesoderm is middle, और देन क्या बोलेंगे, एंडोडर्म इज इनर। ठीक है, इतना समझ आया सबको, दोनों में डिफ्रेंशिएट कर ले। हालांकि ये तो बहुत ही आसान है, इतना Yes, आसान ma'am. तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए आगे बढ़े हम लोग। दोनों आपने समझ लिया, डिप्लोब्लास्टिक भी, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी। और ये सब के सब जो आप एक साथ एक लाइन से यहाँ पे सीख रहे हैं, ये क्या है आपके पास, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए, अब हम लोग सीलोम के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज सीलोम को समझने के लिए, आपने सीलोम सुना नहीं कि आपके ब्रेन में क्लिक होना चाहिए बॉडी कैविटी। सीलोम में क्या क्लिक होना चाहिए, बॉडी कैविटी। सारे बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएंगे कि ये कैसे बॉडी कैविटी की बात करी जा रही है, विच टाइप ऑफ बॉडी कैविटी, बताइए। सीलोम मतलब क्या समझते हैं आप, उसके बाद मैं क्लियर करती हूँ आपको। Ma'am, body cavities. कैसी बॉडी कैविटी, कहाँ पे, Ma'am, between the body wall and the gut wall. That cavity. देखिए, आपका पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, इंटेस्टिनल कैनाल पूरा। Yes, Yes, ठीक ma'am. है, और उसके और आपके बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी, हालांकि कैविटी बोलने का ये कतई मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे समझ जाएं कि कुछ वेकेंट स्पेस होगा, हवा भरी हुई कोई चीज होगी, वैसा कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पे सिलोम बोलने का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म वेल डिफाइंड ऑर्गन्स कैरी करेगा, जिसके पास इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो जब वो सिस्टम अपना एलिमेंट्री कैनाल पूरा ऊपर से नीचे तक रन करेगा, तो जैसे हम, मैं ना आपको एक ईसोफेगस का एग्जांपल देती हूँ। ईसोफेगस याद है सारे बच्चों को, अच्छा ईसोफेगस नहीं आ रहा, ट्रैकिया का एग्जांपल ले लीजिए। ट्रैकिया के साथ ही ईसोफेगस मैंने आपको सिखा रखा है। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो आपका ईसोफेगस है, तो क्या ईसोफेगस और आपके बॉडी वॉल के बीच में कोई जगह नहीं है क्या, सोचिए, है या नहीं है, Yes, ma'am. है ना, ऐसे समझना है उसको। बच्चे पूरा रट जाते, मैं बोलती अच्छा ठीक है पहले यही समझाना, तुम क्या समझते हो सिलोम का मतलब। कभी, अच्छा कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं, मैं ये भी क्लियर कर दूं आपको। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा जो स्टमक है ना, वो एक सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो हम उसको भी बोलेंगे कि वो सिलोम है। ये कंफ्यूजन है बच्चों को, तो जिसकी वजह से मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे आपका जो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है और आपका जो बॉडी वॉल है, उसके बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं। बस, तो आपको क्या सीखना है यहाँ पे, किसमें सिलोम होता है और किसमें सिलोम नहीं होता, बस इतना ही सीखना है आपको। ठीक है, अब देखिए मैं ना आपको एक बहुत, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने जा रही हूँ सिलोम के बारे में। ठीक है, जिसमें से एक नीट का क्वेश्चन तो आपको रखा ही है।
जो बच्चे ना अभी से लेके पूरे चैप्टर एंड तक क्या जिंदगी भर काम देगा आपको, ठीक है। देखिए आपके बुक में जो पूरा का पूरा आप क्लासिफिकेशन सिस्टम देख रहे हैं, सबसे पहले नंबर 1 पोजीशन पे, ठीक है। आप देखिए पॉलीफेरा लिखा हुआ, हाईलाइटेड कलर लिखा होगा, देखते जाएंगे फटाफट। पॉलीफेरा है लिखा हुआ, देखिए। Yes, ma'am. अच्छा, पॉलीफेरा जो है लिखा हुआ, इसको कैपिटल्स में लिख देती हूँ, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे आपको देखिए निडारिया होगा लिखा हुआ, यहाँ पे सी साइलेंट होता है, ठीक है। निडारिया और सिलेंट्राटा, देन टीनोफोरा, देन प्लेटीहेलमिंथस। प्लेटीहेलमिंथस को ही फ्लैटवर्म्स कहते हैं, फ्लैटवर्म्स। देन आएगा हमारे पास, इसको अलग इसलिए लिख रही हूँ ना क्योंकि ये अलग ही है। देन हमारे पास है, कुछ ज्यादा गैप हो गया नहीं यहाँ, ठीक है। देन हमारे पास आएगा फिफ्थ पोजीशन पे, यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से लोग बात कर रहे हैं, बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं। एस्केलमेंथस, ये रहा आपका राउंड वर्म, एक इकलौता पूरी दुनिया में पाया जाने वाला सिंगल फाइलम जो कि स्यूडोसिलोमेट होगा। ये राउंड वर्म्स हैं। देन उसके नीचे देखेंगे आपके पास होगा एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा। अब इसके तो आगे तो ना भी लिखूं तो चलेगा, मुझे एक बात बतानी है आपको, एक ट्रिक बताना है आपको जिंदगी भर के लिए। मोलस्का लिखने का मन कर रहा है, लिख लीजिए। सीरीज तो मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी, मैंने कभी आज तक ये चैप्टर जब कराया मैंने बच्चों को बोला ही नहीं याद करो, ऑटोमेटिकली उनको चैप्टर ओवर होते होते जुबान पे सारा नाम याद हो जाता है। एक्सप्लेनेशन सुनते सुनते, और 50 बार बोलूंगी तो एक बार तो याद होगा ही आपको, ठीक है। मोलस्का के बाद इकाइनोडर्माटा, फिर और लिखना चाहते हैं लिख लीजिए हेमीकोडाटा, हेमीकोडाटा, बस अभी कोडाटा लिख के खत्म कर देते हैं, इसे जगह भी नहीं बचा मेरे पास, होना तो वही है। देखिए ये रहा, मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा भाई लिखा है तो फिर क्या हो गया, लिखा है तो क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको एस्केलमिंथस जो है इसको यहाँ पे ऐसे सिंगल छोड़ दिया, मैंने इसको रेडी कर देती हूँ पकड़ के, ठीक है। अब ये एस्केलमिंथस जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जो है ये एक इकलौता ऐसा फाइलम है जो कि क्या बोला अभी मैंने आपको, Ma'am, जिसके पास pseudocytomate होगा. स्यूडोसिलोम है। क्या है इसके पास, स्यूडोसिलोम है, ठीक है। जिंदगी भर काम देगा आपको। तो मैं बार बार आपको बोल रही थी कि मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगी, ट्रिक क्या है तो सुनिए। इट्स सीरीज ऑफ इवोल्यूशन, व्हाट इज दिस सीरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो शुरू से पॉरीफेरा से लेके और प्लेटीहेलमिंथस तक किसी के पास भी सिलोम नहीं है, याद रहेगा। किसी के पास भी क्या नहीं है, Yes, ma'am. सिलोम है ही नहीं, कहानी खत्म इनकी। तो हम लोग इनको ना जब सिलोम नहीं है तो अ लगाते हैं ना उसके पहले, ठीक है। Carcinoma. हाँ तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे असिलोमेट्स, कोई दिक्कत क्या, क्या लिख दिया हमने इसको, No, ma'am. असिलोमेट्स। और आसान करना चाहते हैं तो लिख लीजिए सिलोम इज एब्सेंट, सब में लिखेंगे। पॉलीफेरा लिख रहे हैं सिलोम इज एब्सेंट, निजारिया सिलोम इज एब्सेंट, टिनोफोरा सिलोम इज एब्सेंट, प्लेटिहेलमिंथस सिलोम इज एब्सेंट। कितना आसान हो गया, इन सब में सिलोम नहीं होगा। तो मैं आपको बार बार बोल रही थी ना, ये इजी भी नहीं, इजीएस्ट चैप्टर है, इसी वजह से मैं बोल रही थी। इस पूरे चैप्टर में ना एक ट्रिक छुपा हुआ है जिसको बच्चे एनालाइज नहीं करते हैं और बैठ के रटना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको कॉम्प्लिकेशन फील होता है। चलिए, तो यहाँ पे सिलोम क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, थोड़ी ओवर। सिलोम क्या हो गया इसमें, एब्सेंट हो गया।
अब एक इसमें तो हो गया, इसकी स्टोरी ओवर। क्या है ये, इस बेचारे के पास सिलोम है ही नहीं। यहाँ सेट कर देते हैं बीच में आगे। चलिए ठीक है। एस्केलमिंथस आया, एक इकलौता सिंगल जो है ये बेचारा बैठा हुआ यहाँ पे, यहाँ लिख के तो इधर कर देते हैं, उसी में जा रहा है। हाँ, PSEUDO, श्यूडो मतलब क्या होता है? श्यूडो मतलब false, False. फॉल्स। ठीक है, वेरी गुड, आप जानते हैं। श्यूडोसिलोम एक्चुअल में ना इसकी बॉडी में सिलोम होता नहीं है, कुछ फॉल्स पाउचेस पाए जाते हैं जो सिलोम का अपीयरेंस देते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, श्यूडोसिलोम या श्यूडोसिलोमेट्स। श्यूडोसिलोम तो खैर इसमें जो पाया जाएगा वो, और ये ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे श्यूडोसिलोमेट्स। कैसे हो जाएंगे? श्यूडोसिलोमेट्स। क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, अब आपको आगे की स्टोरी खुद ही क्लियर होगी, मैंने इतना बोला ना, अब आप देखते के साथ समझ जाएंगे। बाकी मैम मतलब बाकी चीजें सारे मतलब सिलोमेट्स हैं। यस, कितना आसान हो गया ना। आपने पढ़ा था ये चैप्टर, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा आपने, तो आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और आसान हो गया। जिंदगी भर के लिए कंफ्यूजन जो मैं बोल रही थी आपके लिए, हमेशा के लिए क्लियर हो गया। स्टोरी ओवर। एस्केलमिंथस इज ओनली फाइलम विच आर श्यूडोसिलोमेट्स। अब इसके आगे यहाँ पे जितना भी अवेलेबल है आपके पास, एनेलिडा से लेके और जहां तक जाना है, कोर्डाटा में भी आगे जाके डिवीजन करेंगे। डिवीजन करने के बाद फिर आप उसमें बोलना स्टार्ट करेंगे क्या, यूरोकोर्डाटा, सिफेलोकोर्डाटा, सब बोलना जब स्टार्ट करेंगे। वर्टिब्राटा, वर्टिब्राटा में भी आप जहां तक आपको जाना है, मैमल तक जाना है, सब में क्या लिखेंगे? सिलोमेट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिलोमेट्स लिखेंगे। बस, सिलोमेट्स। अब एनसीईआरटी में कितना भी पैरा बनाता रहे, उसका मतलब वही निकलेगा। तो क्या हो गया इसका मतलब? इसमें सिलोम इज प्रेजेंट। सिलोम इज प्रेजेंट। हो गई। अब देखिए, अब आपके बुक में देखिए क्या समझाया गया इसके रिगार्डिंग। इस पेज को एज इट इज ऐसे ही नोट कर लेंगे। अगर आपने नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर आपने नोट कर लिया है तो मच बेटर है। ठीक है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, लैंग्वेज बनाना ही नहीं आपको, यही फॉर्मेट ही लिखेंगे। बन गया ये नीट के लिए नोट्स आपका, सुपर कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में। ठीक है, सब कुछ कवर कर रहा है एक ही चार्ट। अब देखिए, मैम तो ऑर्डर भी याद रहेगा इसमें। हाँ, इससे ऑर्डर भी याद रहे। ऑर्डर तो आपको खुद याद होगा। इससे क्या याद होगा, जब मैं चैप्टर ओवर करूंगी ना, फिर मैं 1 बाय 1 करके सुन लूंगी, देखिए आपके जुबान पे होगा, मेरी गारंटी है। जैसे ये कितना आसान कर दिया मैंने कि किसमें कैसा सिलोम होगा। तो यहाँ पे सिलोम के बारे में देखिए, जो इतना लिखा है ना लेक्चर इसमें, वो आपने वहां पे कवर कर लिया। तो सिलोम में हम क्या बेसिस बना रहे हैं? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिलोम। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट। बॉडी वॉल और गट के बीच में है। ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पूरा अकेला क्लासिफिकेशन तो नहीं करेगा, एक बेसिस है, क्राइटेरिया है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। क्या हो गया? वो सिलोम हो गया। एनिमल्स पोजेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स। जिसके पास होगा वो सिलोमेट्स होगा। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल लिख रहा है, अब आपको रटने की जरूरत है क्या? ये देखिए, एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, वो मैंने वहां सीरीज में कर दिया आपको। ठीक, अब आपको पता यस ही है मैम। कि जो एस्केलमिंथस है, उसको उसके पीछे के सारे को एक्सक्लूड करके बाकी जो सारा वहां पे बचा हुआ है, वो सब क्या है? वहां पे सिलोमेट्स है। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें बॉडी कैविटी जो है वहां पे मेसोडर्म ने लाइन करके नहीं रखा है। ठीक है, स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट है, तो जिसको हम लोग श्यूडोसिलोम कहते हैं। यहाँ देखिए, ये जैसे पाउच पाउच आपको दिख रहा है, ये इस डायग्राम में,
These organisms are known as pseudocoelomates and only one copyrighted phylum which contains pseudocoelomate organisms is Aschelminthes, एक सिंगल फाइलम। ठीक है, इसने उल्टा लिखा है, पहले सिलोमेट आपको बताया है, फिर pseudocoelomate, फिर असिलोमेट। ठीक है, और वैसे एनिमल्स जिसमें ये बॉडी कैविटी है ही नहीं, एब्सेंट है, दैट आर नोन एज असिलोमेट्स। यहाँ पे आपको एक ही एग्जाम्पल दिया गया है और यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर जितने एग्जाम्पल मैक्सिमम फर्स्ट के होने 4 चाहिए होंगे। उतने, हाँ फर्स्ट वाले जो है वो सारे मैंने आपको बता रखे हैं। तो ट्रिक क्या है, एस्केलमिंथस के पीछे ऑसिलोमेट्स, एस्केलमिंथस के बाद के सारे सिलोमेट्स। तो आपको इसमें से जो भी फाइलम नोट्स आए एग्जाम में, तो उसमें ये पॉइंट तो आसानी से सबने आपको डालना ही डालना है। ठीक है, तो एक सिलोम का पॉइंट मैंने क्लियर कराया, आपको क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। Yes, ma'am. आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्थवर्म देखा है आपने? Yes, यस मैम। ma'am. कैसा होता है? मैम विदाउट एनी स्किन। नहीं, स्किन तो होगा ही होगा। देखिए मैं क्यों पूछ रही हूँ, रीजन बताती हूँ आपको, मुझे आपको उससे एक कॉन्सेप्ट सिखाना है। जब कभी भी आपने अर्थवर्म को देखा होगा, एक इमेज देखिए पहले। चलिए, अभी इसके लेबल्स पे नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे इस ऑर्गेनिज्म में सबसे अच्छा सेगमेंट इस इमेज में दिख रहा था, बस इसलिए मैंने निकाला है। अभी इसके लेबल्स पे नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं आपको ये ऑर्गेनिज्म शो कर दूंगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, ये जो आपके पास यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, इसमें आपको ऐसे सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं बाहर से, ये दिख रहा है सेगमेंट, यस मैम। सबको दिख रहा है? ठीक है, अब एक चीज देखिए, अभी अभी मैंने आपको ये सारे फाइलम के नाम सिखाए हैं, पॉरीफेरा, निडारिया, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस। फिर आया हमारे पास यहाँ पे एनेलिडा। नीट के एग्जाम का क्वेश्चन है कि पहली बार कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें सेगमेंटेशन देखा गया? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? एनेलिडा। रीजन क्या है, जो अर्थवर्म अभी मैं आपको शो कर रही हूँ वो एनेलिडा को ही, हाँ एनेलिडा फाइलम को ही बिलोंग करता है। सबसे अच्छा सेगमेंटेशन किस में पाया जाता है? एनेलिडा में। थोड़ा सा और सेगमेंटेशन किस में पाया जाता है? ऑर्थ्रोपोडा में। कभी कॉकरोच Arthropoda. वगैरह से उल्टा हो ना तो आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा, उसके पार्ट में क्या है, वहां पे सेगमेंट्स है। ठीक है, तो इस फेनोमेना को हम सेगमेंटेशन कहते हैं। व्हेन एनी स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिपीट इटसेल्फ मेनी टाइम्स। तो जब ये बहुत बार अपने आप को, दो ही फाइलम है जिसमें सेगमेंटेशन देखा जाता है, एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा, बस। बाकी में किसी में आपको सपने में भी याद नहीं करना है, बाकी किसी में सेगमेंटेशन आपको दिखेगा ही नहीं। मैंने आपको सिर्फ क्या क्या बताया यहाँ पे, एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा। और यहाँ पे इत्तेफाक ये है कि एक बीच वाले एस्केलमिन्थस को अगर निकाल दिया जाए, जो कि स्यूडोसिलोमेट है, तो आगे की सीरीज में, मतलब एस्केलमिन्थस को हटाने के बाद आगे की सीरीज में इन दोनों का नाम क्या है? ए से है, एनेलिडा भी है, ऑर्थ्रोपोडा भी है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सेगमेंटेशन को शो करने का काम करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे फर्स्ट टाइम सेगमेंटेशन किसने शो किया, तब किसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे? एनेलिडा। क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल, डाउट नहीं किसी को? ठीक है, यस No, मैम। ma'am. अब देखिए, तो ये बाहर से क्या है, सेगमेंट्स दिख रहे हैं। अब एक टर्म वहां पे लिखा होगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या लिखा होगा? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। देखिए,
तो ये ऐसे कर करके हम जो यहाँ पे एक्सटर्नली आपको जो, अब आपको क्या लगता है ये बाहर जो सेगमेंट दिख रहा है ये बॉडी को अंदर अंदर से खुद ही काट रहा है, ये बाहर से, ये बस ये एक्सटर्नली है। ये अर्थवर्म का जो सेगमेंट है, अब बेचारे का यहाँ देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है फॉर एग्जाम्पल, ये सेगमेंट इसको काट रहा है क्या, इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को? नो मैम। No, ma'am. समझ गए? तो ये सेगमेंट जो है सिर्फ यहाँ पे बॉडी पे एक्सटर्नली है, यही यही अवेलेबल है, उसके बाद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फिनोमेना का नाम हो गया सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन। व्हाई मेटामेरिक सेगमेंटेशन? बिकॉज द यूनिट्स which repeat itself many times is known as मेटामेयर। इसके लिए एक टर्म हम क्या यूज करते हैं, मेटामेयर। उस एक यूनिट को हम लोग मेटामेयर बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको सेगमेंटेशन में क्या बताया जा रहा है, बॉडीज एक्सटर्नली एंड इंटरनली। पता है किस केस के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे? इंटरनली इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जैसे कॉकरोच में जो हार्ट है वो कई चैम्बर्ड होता है, तो वो अपने आप को वो यूनिट क्या है वहां पे रिपीट करता है। सिर्फ अगर अर्थवर्म के बारे में बात करें तो वहां पे इंटरनली नहीं होगा, ठीक है। डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटिशन, लिख दिया यहाँ पे, उसका क्या हो रहा है वहां पे, रिपीटिशन हो रहा है ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन or at least some organs. For example, in earthworm, the body shows this pattern called metameric segmentation. And this phenomena is known as metamerism. क्या कहते हैं हम लोग इसको? मेटामेरिज्म कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। यस मैम। आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले सेगमेंटेशन किसने शो किया? एनकिडा। ठीक है, वेरी गुड। और किन दो फाइलम में सेगमेंटेशन देखा जाता है? ऑर्थोपोडा एंड एनकिडा। ठीक है, वेरी गुड। ज्यादा अच्छा सेगमेंटेशन किस में देखा जाता है? ऑर्थोपोडा। एनेलिडा में। ओके ज्यादा मैम। अच्छा किसमें देखा जाता है? एनेलिडा में। नेक्स्ट देखिए आपके पास एक टॉपिक है, जो कॉर्डेट्स होते हैं उसमें एक स्पेशल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी कहाँ है आपकी बॉडी में? नहीं है। आप बोलेंगे अभी कहाँ है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में तो है ही नहीं अभी, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है। एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड कहते हैं। अब अगर ये नोटोकॉर्ड होगा तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग कॉर्डेट्स बोलेंगे, और अगर ये नोटोकॉर्ड नहीं होगा तो वैसे, और अभी मतलब जो भी सीरीज, जैसे भी जो बैकवर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सीरीज आप जब भी पढ़ेंगे तो कभी भी आप मेरे मुंह से नोटोकॉर्ड का टर्म सुनेंगे ही नहीं, याद रखेंगे हमेशा। मैं खुद ही पूछ लूंगी आपसे उस टाइम, ठीक है। तो आप खुद ही आंसर करेंगे, नहीं हमने तो सुना ही नहीं नोटोकॉर्ड कहीं पे लिखते हुए, या फिर हमने किसी भी पॉइंट में नोटोकॉर्ड का नाम ही नहीं लिखा है। तो ये जो आपके पास क्या है यहाँ पे, नोटोकॉर्ड है। ये देखिए, ये नोटोकॉर्ड जो यहाँ पे मार्क किया गया है ना, मैं इसकी बात कर रही हूँ। अभी आपके बॉडी में जो नोटोकॉर्ड था वो आपका वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तो जिसकी वजह से क्या बन गया वहां पे, वर्टिब्रल कॉलम। बट था तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए यहाँ जो आपको ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये जिसमें हो प्रेजेंट, कॉर्डेट्स, एब्सेंट, नॉन कॉर्डेट्स, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो आगे देखिए, तो ये जो है नोटोकॉर्ड, तो फिर यहाँ पे वही बात जो आपने 3 जर्म लेयर्स पढ़े हैं, अब ये है नीट के एग्जाम का क्वेश्चन। विच जर्म लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड? एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ऑल ऑफ द अबव? तो क्या होगा आंसर? मेसोडर्म। मेसोडर्म। क्या होगा? मेसोडर्म। मेसोडर्मली यहाँ पे कीवर्ड हो गया, ये हमेशा के लिए याद रखेंगे, इसका मेसोडर्मल ओरिजिन है। मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर formed on the dorsal side, दूसरा कीवर्ड।
जब बच्चे कभी नोटोकॉर्ड को वेंट्रल लिखने वाले होते हैं ना, सामने फ्रंट साइड में, मैं हमेशा बोलती हूँ कि लिखने के पहले ना एक बार याद जरूर कर लेना कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम कहाँ है, आपका वर्टिब्रल कॉलम कहाँ है, वेंट्रल है या डॉर्सल है, कहाँ है आपकी बॉडी में वर्टिब्रल क्वेश्चन कॉलम, आपकी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम वेंट्रल साइड में है या डॉर्सल डॉर्सल साइड? साइड, डॉर्सल। क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। उससे याद रखेंगे हमेशा कि नोटोकॉर्ड जब भी होगा तो कहाँ होगा, डॉर्सल साइड में होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में। लेकिन अगर ये है तब तो ठीक है, तब तो कॉर्डेट्स हैं, नहीं है तो कहानी खत्म, ओवर। विच डोंट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। फॉर एग्जाम्पल, पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स, पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स, पॉरीफेरा से लेके और इकाइनोडर्माटा तक क्या है आपके पास, सब के सब नॉन कॉर्डेट्स हैं। जब तक मैं इकाइनोडर्माटा आपको पढ़ाती रहूंगी, पॉरीफेरा से लेके इकाइनोडर्माटा तक, किसी भी फाइलम में मैं आपको ये पॉइंट, तो दूर की बात है मैं ये शब्द ही नहीं लिखवाऊंगी आपको, नोटोकॉर्ड का जिक्र तक नहीं आएगा, कहीं भी आपको इस बात का मेंशन ही नहीं किया जाएगा कि व्हाट इज नोटोकॉर्ड, जब है ही नहीं तो क्यों पढ़े हम। तो रीजन ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स के पास, अब अर्थवर्म को कभी आपने देखा है खड़ा होते हुए बैक सपोर्ट लेके, मतलब ये है कि उन ऑर्गेनिजम्स के पास वैसा कोई बैक सपोर्ट है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रहा, आपका सारा का सारा जो क्लासिफिकेशन था वो इन सारे क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड है। और दूसरी बात ये है कि एक आपकी बुक ने ना एक चार्ट बना रखा है जो कि अब काफ़ी आसान है, मैं बता देती हूँ आपको, देखिए। ये देखिए ये आपके पास एक चार्ट है, इसके बारे में बात कर रही थी। अब एक चीज देखिए, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए इसमें। अभी अभी ना मैंने क्या बोला, मतलब इतनी बार आप ये सबका नाम सुनेंगे ना कि ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। अभी अभी जस्ट मैं जब सिलोम के रिगार्डिंग फुल डिस्कशन कर रही थी तो वहां पे मैंने आपको सबसे पहले पॉरीफेरा लिखा, देन निडेरिया और सिलेंट्राटा, देन टिनोफोरा, देन प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कोडा, लिखा था मैंने, यस और नो चेक कर लीजिए, है यस ठीक मैम। है। ये वही शब्द है, ये वही फाइलम नेम है, ठीक है, और ये वही टर्म है। तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, एनिमल किंगडम, क्योंकि आप खुद क्या है, एनिमल किंगडम के मेंबर हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, काफी ज्यादा सुपर डुपर कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में ये चार्ट आपको दिया गया है, बहुत ज्यादा ही कॉम्प्रेस्ड है, इसलिए बस हाँ होता है होता है होता है, बस इतना ही समझना है आपको। एक इकलौता सिंगल जो है पॉरीफेरा, जो कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाएगा, कोई दिक्कत, क्लियर है बिल्कुल। यस मैम। अब इसने क्या किया है, आपको अलग अलग, क्योंकि ये चार्ट आपके बुक के पीछे मतलब चैप्टर के एंड में है, ये ना बहुत ही कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में यहाँ पे है। अब इसने टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम सबको रैप कर दिया एक ही साथ, और बोल दिया कि सिलेंट्राटा से लेके कॉर्डाटा तक जो है उसमें टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। फिर सिमेट्री पे आते हैं। सिमेट्री जो है, मैंने आपको पॉरीफेरा में कौन सी सिमेट्री सिखाई है, असिमेट्रिकल। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए असिमेट्रिकल है, कैसा है, असिमेट्रिकल है, ठीक है। सिलेंट्राटा और टिनोफोरा दोनों में रेडियल सिमेट्री है, मतलब हम उस ऑर्गेनिज्म को अगर सेंटर से पास होता हुआ एक से ज्यादा प्लेन से कट करने की कोशिश करें तो हम उसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, कई प्लेन से, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। फिर बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में जब यहाँ पे बात आएगी
तो प्लेटीहेलमिन्थस से लेके कॉर्डाटा तक बाइलेटरल सिमेट्री है, बीच में कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, जैसे इकाइनोडर्माटा है आपके पास। स्टारफिश देखा है आपने? स्टारफिश देखा है? यस मैम। स्टारफिश के लार्वल स्टेज में तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन उसके एडल्ट स्टेज में रेडियल रेडियल सिमेट्री। हाँ, तो कुछ एक आधा यही एक्सेप्शन है बीच में। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि प्लेटीहेलमिन्थस से लेके नीचे तक, यहाँ तक क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, समझने की में क्या बुराई है? ठीक है। फिर बॉडी कैविटी पे ये तो मैंने खुद ही बता रखा है अभी आपको, वो वही चार्ट है, चेक कर लीजिए, देखिए। सिर्फ एक यहाँ पे ये तो सीधा ही क्या कर रहा है, जो ऑसिलोमेट है, ये देखिए। अब ये अलग अलग पॉडीफेरा से लेके और प्लेटीहेलमिन्थस तक जाइए, यहाँ से यहाँ तक सब की सब ऑसिलोमेट है, चेक कर लीजिए। ऑसिलोमाटा, ऑसिलोमाटा विदाउट बॉडी कैविटी, ऑसिलोमाटा, एक ही बार लिख लेता। ठीक है, सब के सब क्या है यहाँ पे, ऑसिलोमेट है। एक सिंगल यहाँ पे एस्केलमिन्थस क्या है, स्यूडोसिलोमेट है। फिर एनिलिडा से लेके कॉर्डाटा तक क्या है, सारे सबके पास, सिलोमेट्स होंगे। हाँ सबके सब सिलोमेट्स है, क्योंकि 2 सिलोम उनके पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है स्टार मार्क करके, इकाइनोडर्माटा एग्जिबिट्स रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। रीजन ये है, इकाइनोडर्म्स जो होते हैं उसका जो लार्वा है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, और उसका जो सिर्फ एडल्ट स्टेज है वही रेडियल सिमेट्री वहाँ पे शो करता है। तो यहाँ भी स्टार है और यहाँ पे स्टार मार्क करके आपको यहाँ पे लिख भी दिया गया है। तो बोलने का ये मतलब है कि आप जो ये यहाँ पे देख रहे हैं, तो जब किसी भी फाइलम को लिखने की बारी आएगी और हम लोग जब उसका डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट करेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग कौन सी बात मेंशन करेंगे, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसकी बॉडी सिमेट्री कैसी है, उसमें बॉडी कैविटी है नहीं है, या स्यूडोसिलम है। फिर हर एक फाइलम के पिक्यूलियर फीचर्स आते हैं, मतलब स्पेसिफिक फीचर जो किसी में होगा ही नहीं। जैसे अगर हम एनेलिडा की बात करें तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि उसके पास क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें जैसे एज फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस के बारे में, तो उसमें हम लिखेंगे कि स्पॉन्जेस जो हैं ये पूरी बॉडी पे एक स्पेशल पोर कैरी करते हैं। आगे मैं सिखाऊंगी आपको, पोरस बॉडी होती है पूरी की पूरी कंप्लीट। स्पॉन्ज जैसे आप इस्तेमाल करते हैं ना बर्तन वगैरह धोने के लिए, बिल्कुल वैसे ही पूरी की पूरी बॉडी पोरस होती है, जिसकी वजह से हम उसको स्पॉन्जेस बोलते हैं। बोलने का ये मतलब है, इसमें से एक एक फाइलम को कैच कर करके जब हम लोग देखेंगे ना, चाहे आप पॉलीफेरा को देखिए, सिलेंट्राटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कॉर्डाटा। कॉर्डाटा कॉर्डाटा तो बाद वाले हो गए, ये तो याद ही रहेगा आपको। ठीक है, मैंने क्या बोला, इतनी बार आप सुनेंगे कि ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा आपके दिमाग में। तो ये सारे के सारे जो फाइलम है यहाँ पे, ये 1 बाय 1 करके आप जैसे ही इसको फिनिश करेंगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट ये है कि ये जो कॉर्डाटा यहाँ पे इतने आराम से लिखा गया है ना, उतने आराम से है नहीं। कॉर्डाटा को भी आगे जाके हम लोग क्लासिफाई करेंगे यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा और वर्टिब्राटा में। उसमें से फिर वर्टिब्राटा में आपको सब कुछ पढ़ना है, फिशेस भी पढ़ना है, एम्फीबियंस भी पढ़ना है, रेप्टाइल्स भी पढ़ना है, बर्ड्स भी पढ़ना है, मैमल्स भी पढ़ना है। तो आप कॉर्डाटा में और यहाँ पे ऐड कर दीजिए, पहले जो 3 टाइप्स के कॉर्डाटा है, जैसे मेरा क्या बोलने का मतलब है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 मैंने वहां भी लिख रखा है। इस 11 में आप और ऐड कीजिए यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा और वर्टिब्राटा, 14 हो गया। फिर जब वर्टिब्राटा पे जाइएगा तो वर्टिब्राटा में फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, 14 में और आप 5 ऐड कीजिएगा तो 19 हो गया। और 19 में जब फिशेस में जाएंगे तो एक और ड्रामा है, फिर वहां पे आपको कार्टिलेजिनस फिश अलग पढ़ना है, बोनी फिश अलग पढ़ना है। 20 हो गया, 20 हो गया ना आराम से बैठे बैठे। तो दिक्कत ये है और बच्चों की टेंशन ये है कि ये जो 20 कैटेगरीज हैं, तो इन सारे 20 कैटेगरी, और एक और चीज है इसमें, ये जितनी भी 20 कैटेगरीज आपके पास है, इस पूरे
कट टू कट 20 कैटेगरीज के राइट एग्जाम्पल्स आपको याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एग्जाम्पल नहीं, चैप्टर ओवर। प्लांट किंगडम की भी, प्लांट किंगडम में तो खैर बहुत ही आसान था, वहाँ पे आपने सिर्फ 5 ही प्लांट ही कैटेगरी है, बस उसी का ड्रामा चलना है। यहाँ आपके पास 20 कैटेगरीज है, तो ये जो भी 20 कैटेगरीज आपको यहाँ पे नजर आएंगे, सब के सब में क्या होना चाहिए आपके पास, एग्जाम्पल्स जो है जुबान पे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए चैप्टर। फिर आप बोल सकते हैं किसी को कि हाँ भाई हमने ये एनिमल किंगडम जो है वो तैयार कर दिया था। हाँ, एग्जाम्पल भी मैं क्लास में आपको याद करा दूंगी, और पॉइंट्स जो है, एक सिर्फ एक पॉरीफेरा जो है, सिर्फ एक यही मैं आपको लिख के शो करूंगी ना इसका फॉर्मेट, कि हाँ फर्स्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक कैसे लिखना है कट टू कट। बोलने का क्या मतलब है, सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, बॉडी सिमेट्री नो सिमेट्री असिमेट्रिकल, बॉडी कैविटी फिलोम इज एब्सेंट, फिर पिक्यूलियर फीचर पे हम लोग चलेंगे, फिर लास्ट में एग्जाम्पल्स पे चलेंगे। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि सब में बेसिस करने का क्या फायदा हुआ कि इतने सारे पॉइंट्स जो है आप सब में चिपका सकते हैं, सब में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना जो पोर्शन मैंने आपको आज की क्लास में कराया है, यहाँ तक आसान लगा? आपको समझ आया एनिमल किंगडम चैप्टर? Yes, ma'am. क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। एक बार ध्यान से देखें, कहीं किसी पार्ट में कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे मेरे से। हालांकि मैंने तो आपके बोलने से पहले खुद ही आपको लाइन बाय लाइन करा दिया, क्योंकि जब मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी करा रही थी तो काफ़ी चीज़ें और काफ़ी टर्म मैंने बीच बीच में पूछा था, बट आपका यही जवाब होता था कि आपने कराया नहीं है, वो नील नील ही है वो पार्ट आपका। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी तरफ से ज़ीरो से ही करा रही हूँ। ठीक है, तो बट हाँ, उतना अच्छा रिस्पॉन्स भी देंगे और उतने अच्छे तरीके से याद भी करके रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में तो आपके पास कुछ है नहीं, बस रिविजन वर्क करेंगे, मैंने आपको याद करा दिया है क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं क्वेश्चन पूछते हुए देखूंगी आपको कितना याद है, उसके बाद हम लोग आगे कट टू कट जितने भी फाइलम है कोशिश मैं करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो है वो करते हुए, और एटलीस्ट 4 क्लास में मैं इस चैप्टर को ओवर करा दूँ। ठीक है, Okay, ma'am. चलिए लीव करूँ मैं? Thank you, ma'am. वेलकम। थैंक यू मैम।